हाय डियर फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट शिवानी अग्रवाल आपके फेवरेट चैनल गेटवे क्लासेस में यूनिट 3 का सॉफ्ट स्किल का इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, रीडिंग के स्टाइल या रीडिंग के टाइप के बिना कोई भी पेपर आज तक डिजाइन नहीं हुआ है सॉफ्ट स्किल का, तो इसे आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा और एक एक वर्ड इसका फर्स्ट प्रायोरिटी पर करिएगा। इफेक्टिव राइटिंग टूल या फिर आप बात कर सकते हैं कि पैराग्राफ डेवलपमेंट के मेथड, उसमें भी स्पेशियल क्रोनोलॉजिकल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरप्टेड बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडक्टिव डिडक्टिव में पैराग्राफ राइटिंग के लिए वो कह सकता है कि इसमें आपको पैराग्राफ डेवलपमेंट करना है। उसके बाद एजेंडा, नोटिस, मिनट्स ऑफ मीटिंग यानी एमओएम, ये 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं और ये दो तरह से आ सकते हैं, एक तो 2 मार्क्स में और एक एजेंडा को जो है डिजाइन यानी ड्राफ्ट करने के लिए वो बोल सकता है, नोटिस को ड्राफ्ट करने के लिए बोल सकता है। नोटिस से संबंधित हमारी एक अलग वीडियो है, वो भी आप देख लीजिएगा, है ना। ऑफिशियल और बिजनेस लेटर में बिजनेस लेटर के फीचर्स आ सकते हैं, कुछ एक बिजनेस लेटर यानी रिज्यूमे वगैरह आपसे ड्राफ्ट करा सकते हैं। तो देखिए, पहला है व्हाट इज रीडिंग। अब अगर हम बात करें रीडिंग की तो ये 2 मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और आपको पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन करना है, यानी चार्ट बनाने हैं, बुलेट्स बनाने हैं और आपको हाईलाइट करना है। हर तरह से अपनी कॉपी को ऑटो रीडेबल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको पता ही है डियर कि एकेटीयू की चेकिंग बहुत ज्यादा ब्लाइंड होती है। अब तो आप एक सेमेस्टर पार कर चुके हैं, आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा। आगे आप जो मतलब कॉपी को कैसे रीडेबल बनाना है, ऑटो रीडेबल बनाना है, एग्जामिनर को कहीं भी आपको नंबर काटने का चांस नहीं देना है। और अगर आपके पास टाइम कम है तो मैं आपको कीवर्ड्स बता दूंगी, उनको आप डेवलप करके अपना आंसर बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो रीडिंग क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमें लेटर्स को और दूसरे सिंबल्स को क्या करना होता है, ट्रांसलेट करना होता है। ठीक है, किसमें, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में। क्यों, अंडरस्टैंडिंग के लिए, टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग, है ना, टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग एंड टू यूज इट फॉर इन आवर डेली लाइफ फॉर वेरियस पर्पसेस के लिए अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में यूज करने के लिए। तो बहरहाल लेटर और दूसरे सिंबल्स को, सिंबल बोलें तो ये सिंबल है, ये सिंबल है, ट्रैफिक लाइट का सिंबल है, रेड क्रॉस का सिंबल है, तो इन सबको हमें ट्रांसलेट करना है। किस में करना है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में करना है। क्यों करना है, फॉर डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग, फॉर यूजिंग इट इन आवर डेली लाइफ। अब अगर बात करें ऑब्जेक्टिव, पर्पस, रोल, इंपॉर्टेंस की, तो रीडिंग का सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है कि ये हमारी नॉलेज को एनहांस करती है। जितना ज्यादा हम पढ़ेंगे उतनी ही ज्यादा हम नॉलेजेबल हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात है, हमारी नॉलेज को डेवलप करती है, एनहांस करती है, एनरिच करती है। रीडिंग से एक फायदा और भी होता है, इसी से मिलता जुलता, ये हमारी सब्जेक्ट के अंदर डीप इंसाइट को डेवलप करती है, यानी गहरी परख को डेवलप करती है। जितना ज्यादा हम पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा हमें उस टॉपिक के बारे में गहरी जानकारी, गहरी परख हो जाएगी। रीडिंग हमें एनालिटिकल बनाती है। एनालिटिकल का मतलब है लॉजिकल बनाती है, रेशनल बनाती है। लॉजिकल और रेशनल का मतलब होता है कि आप किसी बात के पीछे छिपे हुए रीजन तक पहुंचते हैं, यूं ही ब्लाइंडली आप किसी चीज पर विश्वास नहीं करते हैं। रीडिंग लाइफ की बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम से को सॉल्व करने के लिए हमें डायरेक्टिव्स देती है, डायरेक्शंस देती है। ठीक है, लाइफ में बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड, टफ, डिफिकल्ट प्रॉब्लम आती रहती हैं। तो अगर आपने पढ़ा, अब पढ़े लिखा आदमी, आपने देखा है ना, पढ़ा लिखा आदमी जल्दी समस्याओं से उबर जाता है ना। तो पढ़ाई लिखाई या रीडिंग हमें कहीं ना कहीं से अपनी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने में कोई ना कोई क्लू दे देती हैं, कोई ना कोई गाइडलाइन, टिप या डायरेक्टिव्स दे देती हैं। रीडिंग हमारे विजन को, विजन का मतलब है सोचने समझने का ढंग, पर्सपेक्टिव जो है हमारे, उनको डेवलप करती है। ब्रॉडन का मतलब है डेवलप करना या फिर उसका मतलब है एनरिच करना, दोनों में से कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। हमारी थिंकिंग को बढ़ाती है, हमारी क्रिटिकल स्किल्स को इंप्रूव करती है। रीडिंग कई बार हमें जब हम डिमोटिवेटेड होते हैं, डिसेंट्रलाइज होते हैं, मेंटली थके हुए होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, उस समय में रीडिंग हमें मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है। जैसे हम बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज को पढ़कर उन महान लोगों की जीवन संघर्षों से बहुत कुछ सीखते हैं। इसके अलावा रीडिंग कई बार हमें एंटरटेन भी करती है, अम्यूज भी करती है ना, एंटरटेन करती है, अम्यूज करती है, है ना। और हम अपनी रीडिंग को हम अपनी हॉबी भी बना सकते हैं, जैसे ट्रैवल बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं, स्टोरी बुक्स हैं, फिक्शन है, ये सब हमें एंटरटेन और अम्यूज करती हैं। रीडिंग हमारी वोकेबुलरी को बहुत ज़्यादा एनहांस करती है,
एनरिच करती है। और अगर आपकी वोकेबुलरी एनरिच्ड है तो ऑटोमेटिकली आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पर आपकी अच्छी कमांड हो जाएगी। तो ये कुछ पर्पसेस हैं। अब आते हैं टाइप्स पर, जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया था। तो देखिए, ये एक एक टाइप आप बिल्कुल रट कर जाइएगा। आसान भाषा में मैंने लिखा है, आप कीवर्ड पकड़ लेंगे तो भी थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन इसे अगर हो सके तो पूरा ही याद कर लीजिए। चर्निंग। अब चर्निंग क्या है? एक स्पेसिफिक रीडिंग टेक्निक है जिसमें दो चीजें होती हैं, इंटरप्रिटेशन और इन्फेरेंस। इंटरप्रिटेशन में हमें क्या करना होता है? वी हैव टू गेट द समरी ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को की समरी तैयार करनी होती है। दूसरा फिर आता है इन्फेरेंस में हमें रीड बिटवीन द लाइंस। रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब है लाइन के बीच में से पढ़ना, यानी छिपा हुआ अर्थ निकालना। जो डायरेक्टली जो चीजें नहीं कही गई हैं, जो चीजें हिडन रह गई हैं, उन चीजों को भी हमें उनका सेंस निकालना होता है, जो हिडन है या जो ओपनली डायरेक्टली स्टेट नहीं की गई है। स्टेट का मतलब सेड। जो डायरेक्टली नहीं कही गई है उन चीजों का अर्थ भी हमें, हिडन चीजों का अर्थ भी हमें निकालना होता है। जैसे पोएट्री पढ़ना। पोएट्री पढ़ने में आपको क्या करना होता है? जो पोएट होता है उसका सेंस निकालना होता है आपको। वोकेबुलरी लर्न करना, जैसे एंटोनिम, सिनोनिम, होमोफोन्स, होमोनिम, पोर्टमैंटो वर्ड्स, रूट वर्ड्स, इनको करने में भी हम जो है चर्निंग का इस्तेमाल करते हैं। अगला आता है हमारा असाइमिलेशन। असाइमिलेशन का मतलब है आत्मसात करना। अब देखिए, असाइमिलेशन में दो चीजें याद रखना। जब हम किसी भी चीज का मेंटल मैप प्रिपेयर करते हैं, किसी भी चीज को पढ़ते पढ़ते विजुअलाइज करते हैं, यानी कि टू इम्प्रिंट द इमेज ऑफ वर्ड्स। इम्प्रिंट द इमेज ऑफ वर्ड्स, इम्प्रिंट वर्ड्स ऑन आवर माइंड। जब हम अपने माइंड में वर्ड्स की इमेज इम्प्रिंट करते हैं तो वो जो है असाइमिलेशन होता है ना। तो हमें तीन चीजें याद रखनी है, मेंटल मैप बनाते हैं और विजुअलाइज करते हैं जो भी हमने पढ़ा है, या इम्प्रिंट करते हैं वर्ड्स को अपने माइंड पर, उनकी एक पिक्चर बनाते हैं। टू पिक्चराइज वर्ड्स, वर्ड्स की पिक्चर बनाना माइंड में, पिक्चराइज वर्ड्स। जब हम कहते हैं कि वी हैव एक्चुअली अंडरस्टूड ए थीम कॉन्सेप्ट, जब हमें कॉन्सेप्ट एक समझ में आ जाता है, फॉर्मूला, थीम या फिर टेबल समझ में आ जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि वी हैव एक्चुअली डन असाइमिलेशन। हमें असाइमिलेशन हो गया है, समझ में आ गया है। एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ नहीं लिखी है, असाइमिलेशन के थ्रू आप जो भी चीजें रटते हैं, याद करते, मतलब जो भी चीज आप समझते हैं वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहता है। तो आप सॉफ्ट स्किल को भी जो है असाइमिलेशन करके करिएगा, क्योंकि सॉफ्ट स्किल की जरूरत आपको तब पड़ेगी जब आपका 4th ईयर होगा और रिक्रूटमेंट का टाइम चल रहा होगा। अगला स्कैनिंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कैनिंग में हमें क्या करना होता है? स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को सर्च करना होता है टेक्स्ट में से। और जब हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं तो हम अननेसेसरी और इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को रिजेक्ट कर देते हैं या इग्नोर कर देते हैं, स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को लोकेट करने के लिए या सर्च करने के लिए। अब देखिए एग्जाम्पल समझ में देखिएगा कि जब हम डिक्शनरी में से एक पर्टिकुलर वर्ड सर्च करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं? हम बाकी सारे वर्ड्स को क्या कर देते हैं? इग्नोर और रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए इररेलेवेंट है, अननेसेसरी है, अनयूजफुल है ना। तो हम एक पर्टिकुलर अपने पसंद के वर्ड को लोकेट करने के लिए, सर्च करने के लिए बाकी वर्ड को रिजेक्ट और इग्नोर कर देते हैं। जब हम एक नंबर टेलीफोन डायरेक्टरी में से ढूंढते हैं तो भी हम बाकी नंबरों को रिजेक्ट कर देते हैं। किसी का एड्रेस, येलो पेज एक बुक होती है जो इसमें एडवर्टीजमेंट वगैरह होते हैं उस लोकेशन के, उस जगह के, उस लोकेलिटी के। तो वहाँ से हमें किसी का एड्रेस लेना हो या किसी स्पेसिफिक एडवर्टीजमेंट तक जाना हो तो भी हम ये लेते हैं। जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है और लिस्ट लगी होती है तो उसमें अपना नाम खोजने के लिए भी यू गो फॉर दिस टेक्निक। अब आता है स्किमिंग। स्किमिंग जो है, इसमें कई बार हमें गेस्ट तैयार करना होता है। गेस्ट का मतलब है समरी तैयार करनी होती है, सारांश तैयार करना होता है। क्या तैयार करना होता है? सारांश तैयार करना होता है। तो इसमें बेसिकली हमें क्या करना है कि हमें गोइंग थ्रू करना है, यानी एट अ ग्लांस देखना है, सरसरी नजर डालनी है, थोरोली देखना है। एक नजर डालनी है, सरसरी नजर डालनी है मेन आइडिया को लेने के लिए। तो जब हम मेन आइडिया को लेने के लिए केवल हमें एट अ ग्लांस थोरोली देखना है, गोइंग थ्रू करना है, तो रीडर इसमें हर वर्ड को प्रोनाउंस नहीं करता बल्कि अपना अटेंशन फोकस करता है मेन थीम पर।
इसमें हम बेसिकली बुक के बारे में एक आइडिया ले लेते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें हम क्या करते हैं, बुक को इधर उधर से पढ़ते हैं, हियर एंड देयर, लीविंग सम पोर्शन इन बिटवीन, बीच में छोटे पोर्शंस को छोड़ते हुए। जब आप लाइब्रेरी में जाते हैं, एग्जाम्पल है, लाइब्रेरी में जब आप जाते हैं तो सॉफ्ट स्किल की वहाँ ढेरों बुक रखी होती है ना। तो आप क्या करते हैं कि लाइब्रेरी में ढेरों बुक्स में से अपने पसंद की बुक लेने के लिए आप क्या करते हैं, या तो टेबल ऑफ कंटेंट देखते हैं, उसके बाद उसकी लैंग्वेज वगैरह देखने के लिए एक आध पेज जो है पलट पलट कर आप बीच बीच में से थोड़ा देखते हैं, और फिर आपको अगर लगती है तो आप उसे इशू करा लेते हैं। इंटेंसिव रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीयू होता है, भगवान ना करे कहीं किसी को आईसीयू में जाना पड़े, लेकिन इंटेंसिव केयर यूनिट, इंटेंसिव का मतलब गहन चिकित्सा कक्ष, यही तो होता है। तो इंटेंसिव केयर यूनिट से याद रखना कि इंटेंसिव रीडिंग में हमें डीप रीडिंग करनी होती है, सीरियस रीडिंग करनी होती है, सिंसियर रीडिंग करनी होती है, बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी के साथ रीडिंग करनी होती है, और हम इसमें हर वर्ड पर, ईच एंड एवरी वर्ड पर फोकस करते हैं। बल्कि हमें कई बार तो रीड करना होता है, कई बार हमें ट्वाइस रीड करना होता है, कई बार हमें थ्राइस यानी 3 बार भी रीड करना होता है, और कई बार हमें until unless the meaning of every word is clear to us, until unless 100% content is clear to us, we kept on reading and rereading and having more readings, है ना। तो यही है इसमें कि डीप सिंसियर सीरियस रीडिंग है, और इसमें हमें हर एक वर्ड पर फोकस करना होता है, हर एक वर्ड पर अपना ध्यान लगाना होता है। कई बार अगर एक बार समझ में नहीं आता तो रीड करना होता है, कई बार अगर नहीं समझ में आता तो 3 बार भी, थ्राइस भी हमें पढ़ना होता है, या until unless मीनिंग क्लियर ना हो जाए। जब आप कोई लीगल डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, है ना, टू साइन सम लीगल डॉक्यूमेंट, तो आप कितनी बार पढ़ते हैं कि कोई क्लॉ तो ऐसा नहीं रह गया है जो छूट गया है ना। या फिर आप क्या करते हैं, जब टर्म एंड कंडीशन पढ़ते हैं, टू रीड सम टर्म एंड कंडीशन, या जब आप रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ते हैं, तो भी जो है आप यही वाली चीज़ें, यही वाला जो टेक्निक है वो आप अप्लाई करते हैं, राइट। इसके अलावा कुछ और भी एग्जाम्पल है, जैसे जब आप कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज आता है आपके सामने, तो आपको क्वेश्चन के आंसर देने के लिए रीड और रीरीड करना होता है। ऐसे ही जब आप टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं तो भी इंटेंसिव रीडिंग करते हैं। जब आप साइंटिफिक और रिसर्च आर्टिकल पढ़ते हैं, साइंटिफिक और रिसर्च मैगजीन्स पढ़ते हैं, जर्नल्स पढ़ते हैं, तो भी आप जो है एक एक शब्द को बारीकी से पढ़ते हैं और बार बार पढ़ते हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव में वही करना है जो लिस्ट तैयार करना है जो हमने स्कैनिंग में करा था। इसमें हमें बुक को थोरोली पढ़ना है, यानी थोरोली बोलें तो एट अ ग्लांस पढ़ना है, एक नज़र डालकर पढ़ना है ना, एट अ ग्लांस पढ़ना है हमें। और ये क्या है, इट इज़ अ जनरल रीडिंग फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जनरल रीडिंग है ना। इस रीडिंग में रीडर डज नॉट माइंड सर्टेन डिफिकल्ट वर्ड्स और एक्सप्रेशन। इस रीडिंग में रीडर जो है वो सर्टेन डिफिकल्ट वर्ड जो उसके रास्ते में आते हैं, उसकी रीडिंग के रास्ते में आते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता और पढ़ता जाता है बिना स्टॉप करे, जब तक कि ये डिफिकल्ट वर्ड ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग में एक हिंडरेंस, एक बैरियर ना क्रिएट कर लें। यानी आपको अगर मान लीजिए बिना उस वर्ड के मतलब समझे अगर मीनिंग क्लियर हो रहा है, सेंस क्लियर हो रहा है, तो आप उसे इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ये वाली रीडिंग कहाँ अप्लाई होती है, प्लेजर रीडिंग में, एंटरटेनमेंट लिटरेचर में, फिक्शन पढ़ने में, और कई बार हम जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो भी ये वाली रीडिंग करते हैं जनरल यूज़ के लिए। लेकिन न्यूज़पेपर को अगर आईएएस पीसीएस एग्जाम के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके प्रोस्पेक्टिव से पढ़ते हैं, तो एक एक वर्ड को पढ़ने के लिए इंटेंसिव रीडिंग करते हैं। अब आता है डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिव रीडिंग एंड एक्सटेंसिव रीडिंग। ऐसे चार्ट बनाइएगा, इंटेंसिव इधर, एक्सटेंसिव इधर, एक पॉइंट क्लियर हो जाए तो एक लाइन का स्पेस देना, या फिर आप जो है इस तरह से अंडरलाइन करना, राइट। अब हमारा जो फर्स्ट है उसमें क्या है, इंटेंसिव रीडिंग में डीप, सीरियस और सिंसियर स्टडी होती है ना। लेकिन एक्सटेंसिव में जनरल रीडिंग है, जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए। आप भी इसी तरह से ब्लैक एंड करके आइएगा, हाईलाइट करके आइएगा। अगर दूसरा पॉइंट देखें तो इंटेंसिव रीडिंग में हम वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं, है ना, रीरीड करते हैं, क्या करते हैं, रीरीड करते हैं कई बार। लेकिन यहाँ पर हम थोरोली पढ़ते हैं, यानी एट अ ग्लांस पढ़ते हैं, है ना। और जब तीसरा पॉइंट है, इंटेंसिव रीडिंग में हम ट्वाइस और थ्राइस पढ़ते हैं, पूरे मीनिंग को कंप्लीटली ग्रास्प करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। जबकि एक्सटेंसिव में हम रैंडमली पढ़ते हैं, स्किपिंग सम टफ वर्ड्स, कुछ टफ वर्ड्स को बीच में छोड़ते हुए हम रैंडमली पढ़ते हैं। एग्जाम्पल इंटेंसिव रीडिंग के वही है, आर्टिकल पढ़ना, लीगल डॉक्यूमेंट पढ़ना, टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना, जबकि एग्जाम्पल ये हो ही गया।
अब डिफरेंस आता है स्कैनिंग और स्किमिंग में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। स्कैनिंग में हमें क्या करना है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को सर्च करना है जो हमारे यूज की है, इंटरेस्ट की है, एडवांटेज की है, यूटिलिटी की है। जबकि स्किमिंग में हमें क्या करना है, एक लिस्ट तैयार करनी है। तो पॉइंट नंबर 1। अब अगर 2 की बात करें, सेकंड डिफरेंस की, स्कैनिंग में हम रिजेक्ट और इग्नोर कर देते हैं अननेसेसरी, इररेलेवेंट, अनइंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को, और आगे बढ़ते जाते हैं अपनी डिजायर्ड इंफॉर्मेशन को लोकेट करने के लिए, डिजायर्ड इंफॉर्मेशन को, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए। लेकिन स्किमिंग की अगर बात करें तो वी रीड फ्रॉम हियर एंड देयर, हम इधर उधर से पढ़ते हैं, लीविंग सम पोर्शन इन बिटवीन, कुछ पोर्शंस को बीच में छोड़ते हुए। एग्जाम्पल यहां पर भी बहुत जरूरी हो जाते हैं, बॉक्स बनाकर लिखिएगा। एक वर्ड जब डिक्शनरी इस तरह से लिखेगा, है ना, आपका आंसर भी लेंथी हो जाएगा और थोड़ा क्लैरिटी भी आएगी। एक वर्ड को डिक्शनरी में सर्च करते हुए, एग्जाम्पल नंबर 2 है, फोन नंबर को टेलीफोन डायरेक्टरी में से सर्च करते हुए, या टू सर्च आवर नेम इन रोल लिस्ट। एग्जाम्पल ऑफ स्किमिंग, टू सॉर्ट आउट ए बुक ऑफ आवर इंटरेस्ट फ्रॉम लाइब्रेरी। तो ये तो हमारे टाइप्स हो गए। अब आता है टिप्स टू डेवलप रीडिंग स्किल। अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे रीडर हो जाएं, आपको बिल्कुल भी बाधा ना आए पढ़ने में, आपको कितना भी पढ़ना पड़े तो आपको बोर ना हो, तो आपको कुछ गाइडलाइन, कुछ टर्म्स, कुछ टिप्स फॉलो करनी होंगी। पहले जो टिप है बहुत ही आसान है, रीड द वर्ड्स अलाउड। अलाउड का मतलब होता है जोर जोर से पढ़ना, यानी बोल बोल कर पढ़ना, यानी मुंह से बोल कर पढ़ना। तो जब आप मुंह से बोलकर यानी अलाउड पढ़ते हैं तो आपका डाइवर्जन होने के चांसेस कम रहते हैं, फोकस्ड रहते हैं आप, और बड़े अच्छे से पढ़ पाते हैं। दूसरा आप इसे बना दीजिएगा, रीरीड द सेम पैसेज टू गेन फ्लुएंसी। आप अगर बिगिनर हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो आप छोटा सा पैसेज ले लीजिए और उसे बार बार पढ़िए ताकि आपकी फ्लुएंसी बढ़ जाए, आपको पढ़ने में महारत हासिल हो जाए, धारा प्रवाह हो जाए आप। तीसरी टिप है, अंडरलाइन द कीवर्ड्स एंड की आइडियाज इन फर्स्ट रीडिंग। जब आप पहली बार रीडिंग कर रहे हैं तो फर्स्ट रीडिंग में या सेकंड रीडिंग में आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लीजिए, और जब फर्दर रीडिंग यानी सेकंड और थर्ड रीडिंग करें तो आपको बाकी चीजें बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, उन्हीं की आइडियाज को, उन्हीं कीवर्ड्स को आप दोबारा दोबारा पढ़ें, बाकी चीजों को आपको बार बार पढ़ने में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगला आता है मेक ए समरी ऑफ योर रीडिंग। आप अपनी रीडिंग जो भी कर रहे हैं उसको समराइज करके उसको पॉइंट लिख लीजिए, या फिर आप आउटलाइन भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इससे आपको समझ में आएगा कि आपने जो पढ़ा था उसमें से कितना आपको याद रह गया है। आस्क ए क्वेश्चन ऑन योर टेक्स्ट। टेक्स्ट में से जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें एक क्वेश्चन पूछने की कोशिश करिए कि क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं। तो पहले स्टेप में तो क्वेश्चन क्या क्या बन रहे हैं वो पूछना है, उसके बाद अगले स्टेप में क्या करना है कि उन क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं। कुक अप क्वेश्चंस इन योर ब्रेन में हमें बहुत सारे क्वेश्चन बनाने हैं, कुक अप करने हैं, और उनका आंसर देने के लिए खुद को तैयार करना है। ब्रेक अप द टेक्स्ट इनटू स्मॉलर पोर्शंस। अब देखिए, पूरे यूनिट की अगर पीडीएफ दे दी जाए तो आप बड़े परेशान हो जाएंगे। आपको करना क्या है, पूरे यूनिट की पीडीएफ नहीं करनी, एक एक क्वेश्चन को भी डिवाइड कर लीजिए पार्ट्स में और सब पार्ट्स में, और छोटे छोटे भाग को पढ़िए, यानी बाइफरकेट और ट्राइफरकेट करके इतना छोटे छोटे पार्ट बना लीजिए। अगला है शन ऑल सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। शन का मतलब रिमूव होता है, कंफ्यूज मत होना। तो जो भी आसपास के डिस्ट्रैक्शन और बैरियर हैं वो हटा लीजिए। जैसे शोर हो रहा है तो शोर, पीसफुल स्थान में बैठ जाओ, है ना। और अगला है प्रैक्टिस एंड रिहर्स। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा रिहर्सल करेंगे, उतने ज्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे। कंसिस्टेंट बनना है, बी कंसिस्टेंट, बी रेगुलर। आपको बिल्कुल अपने प्रैक्टिस को तोड़े बिना आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी दिखानी है, और एक हैबिट बना लीजिए कि कुछ पैराफ्रेज जो है रेगुलर बेसिस पर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये कुछ टिप्स थी हमारी। अब आता है इफेक्टिव राइटिंग टूल और मेथड। ऑर्डर भी यही है, मेथड भी यही है, इंडक्टिव, डिडक्टिव, स्पेशियल, क्रोनोलॉजिकल, ये जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडक्टिव मेथड में बहुत ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, इंडक्टिव मेथड में हमें क्या करना होता है, पर्टिकुलर स्टेटमेंट से जनरल की तरफ मूव ऑन करना होता है। अब पर्टिकुलर स्टेटमेंट का मतलब है हमने एक सॉलिड सेंटेंस बोल दिया, एक ठोस सेंटेंस जिसको हम टॉपिक सेंटेंस कह सकते हैं, या फिर जिसको हम की सेंटेंस कह सकते हैं, जिसको हम थीमेटिकल सेंटेंस कह सकते हैं। ऐसे सेंटेंस को हमें पहले उससे अपना पैराग्राफ शुरू करना होता है। वी हैव टू बिगिन विद दैट टॉपिक सेंटेंस, बिगिन विद दैट सॉलिड, और क्या कहते हैं, सॉलिड सेंटेंस। ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या करना है, उसके जैसे मान लीजिए हमने ये कहा, मैं एग्जांपल देती हूँ फिर आपको समझ में आएगा। मैंने कहा कि वृक्ष हमारे जीवन है,
तो ये तो सॉलिड हो गया। अब हमें इसको स्टेप बाय स्टेप इलेबोरेट करना है कि कैसे जीवन है, क्योंकि वो हमें वृक्ष हमें फल देते हैं, वृक्ष हमें ईटेबल्स देते हैं, वृक्ष हमें शेल्टर देते हैं, वृक्ष हमें प्राणवायु देते हैं। तो उसको फिर तो इसमें टॉपिक सेंटेंस की सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं हम, वही जो मैंने यहाँ बताया, और लेटर ऑन बाद में हम उसी टॉपिक सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन इलेबोरेशन करते हैं फर्दर लाइंस में, आगे आने वाली लाइंस में। जनरली ये मेथड कहाँ यूज होता है? न्यूज़पेपर रिपोर्ट में यूज होता है, जहां आपने देखा होगा हेडलाइंस पहले आती हैं, फिर उन हेडलाइंस के बारे में उनको इलेबोरेट किया जाता है। डिडक्टिव ऑर्डर, डिडक्टिव ऑर्डर इंडक्टिव का रिवर्सल है, यानी उसका विपरीतात्मक है, उल्टा रूप है। इसमें हम कहाँ जनरल स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं, है ना, जनरल 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 जनरल, एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दैट जनरल सेंटेंसेस वी रीच फाइनली टू कंक्लूजन। हम कंक्लूजन की तरफ मूव ऑन करते हैं। टॉपिक सेंटेंस इसमें लास्ट में आता है, क्योंकि कंक्लूजन में ही आता है, कंक्लूजन टॉपिक सेंटेंस में आता है। तो यहाँ पर हमें मान लीजिए जैसे हमें ये लिखना है कि वृक्ष हमें लकड़ी देते हैं, वृक्ष हमें प्राणवायु देते हैं, वृक्ष हमें जो है शेल्टर देते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दैट वी कैन से दैट वृक्ष आर आवर मित्र, है ना। तो आपको हंसी आ रही होगी कि मैं इंग्लिश में कैसे बोल रही हूँ, लेकिन एक बात यहाँ पर मैंने इसलिए बोला है ये, क्योंकि इंग्लिश में हमें आंसर नहीं करने सॉफ्ट स्किल में। भाई ईवीएस की बात अलग है, ईवीएस में आपका चल जाएगा इंग्लिश हिंदी इंग्लिश जो चाहे, लेकिन सॉफ्ट स्किल क्योंकि इंग्लिश का सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आपको इंग्लिश नहीं करना, हिंदी नहीं करना, सॉफ्ट स्किल में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश। ठीक है बेटा। अब जैसे एग्जाम्पल में क्या है, मैथमेटिकल थ्योरम्स को सॉल्व करते हुए आप क्या करते हैं, थ्योरम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, और लास्ट में आप कंक्लूजन पर पहुंचते हैं और कहते हैं हैंस इट इज प्रूव्ड। इस तरह से ये सत्यापित हो गया। स्पेशल ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल का मतलब है स्पेस। ये सबसे पहले तो डेस्क्रिप्टिव राइटिंग का एक प्रिंसिपल है, यानी इसमें चीजों को डिस्क्राइब करा जाता है। डेस्क्रिप्टिव राइटिंग का एक प्रिंसिपल है, यानी इसमें हमें चीजों को बहुत खोलकर उनको वर्णनात्मक रूप में पेश किया जाता है, जहां पर आइटम्स कैसे अरेंज होते हैं इन ऑर्डर टू देयर फिजिकल लोकेशन, इन ऑर्डर टू देयर फिजिकल अपीयरेंस, इन ऑर्डर टू देयर शेप साइज, जैसा वो शेप साइज में फिजिकल अपीयरेंस में दिखते हैं, अपनी बनावट के आधार पर जैसा दिखते हैं, उनको हम उसी तरह से एक्सप्रेस करते हैं, उनको हम उसी तरह से डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है। स्पेशल ऑर्डर जो है वो चीजों की लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है, जैसी लोकेशन वाइज वो शेप वाइज साइज वाइज वो दिखती हैं। जैसे राउंड शेप में दिख रही हैं तो राउंड ऐसे करा जाएगा, रेक्टेंगुलर में दिख रही हैं तो हमें उसी हिसाब से, ओवल में अंडाकार में दिख रही हैं तो उसी हिसाब से, सिलेंड्रिकल में दिख रही हैं तो हमें उसी तरह से उनको डिस्क्राइब करना होगा। ये मेथड यूज कहाँ होता है? पार्ट्स ऑफ मशीन को डिस्क्राइब करने में यूज होता है, या फ्लावर्स के पार्ट को, फ्लावर पार्ट को डिस्क्राइब करने में यूज होता है, या मतलब चीजों के पार्ट्स को डिस्क्राइब करने में इनका बड़ा अच्छा रोल है। जब हम अपने लैंड को, एरिया को, इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करते हैं तो भी हम स्पेशल मेथड का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने कॉलेज की बिल्डिंग का डिस्क्रिप्शन देंगे कि 3x3 के वॉशरूम्स हैं, 9x9 के क्लासरूम्स हैं, लैब्स जो है वो 12x12 की हैं, 12x12 की हैं, और जो हमारा यार्ड है कितने यार्ड का आपका जो है स्पोर्ट्स कैंपस है, स्पोर्ट्स ग्राउंड है, तो वहां पर आप जो है इस मेथड का यूज से काम लेंगे। क्रोनोलॉजिकल मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है टाइम। इसमें चीजें जो है, इवेंट्स जो हैं वो उसी ऑर्डर में अरेंज की जाती हैं जैसे कि वो टाइम वाइज घटित होती हैं, यानी फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, फ्रॉम सीक्वेंशियली, इन सीक्वेंस, है ना, इन सीक्वेंस, इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन सीक्वेंस इन टर्म्स ऑफ टाइम। ये जो है मेथड कहाँ यूज होता है? हिस्टोरिकल इवेंट को डिस्क्राइब करने में, प्रोसीजर और प्रोसेसेस को डिस्क्राइब करने में। जैसे चाय बनाने के प्रोसेस में स्टेप 1 पर आप पानी उबालेंगे, स्टेप 2 पर आप जो है उसमें टी लीव्स डालेंगे। मुझे तो देखो चाय बनानी भी नहीं आती, आप सिखा देना, ठीक है, लिख कर। तो बहरहाल जहां पर स्टेप बाय स्टेप, अब हम ये तो नहीं करेंगे कि पहले दूध डाल दें, उसके बाद चाय पत्ती डालें, फिर पानी डालें, तो वो तो चाय खराब हो जाएगी। तो स्टेप बाय स्टेप में कि कौन सा स्टेप फर्स्ट पर आएगा, कौन सा सेकंड पर आएगा। जब आप अपना रिज्यूमे ड्राफ्ट करते हैं और उसमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन की टेबल बनाते हैं तो भी आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही बनाते हैं। जैसे अब इसे पैराग्राफ में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? बर्थ आपकी 27 दिसंबर को हुई, फिर ग्रेजुएटेड आप इतने में हुए, मैरिड इतने में हुए, अवार्ड इतने में मिला, पीएचडी इतने में हुआ, जॉब इतने में लगी, शादी इतने में हुई। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड में आपसे पैराग्राफ का सैंपल लिखवा सकता है, तो आप लिखाइएगा, कोई भी इसमें
परेशानी वाली बात नहीं है। कॉज एंड इफेक्ट ऑर्डर में क्या करते हैं आप, इस ये जो मेथड है वो आर स्क्वायर को एक्सप्लेन करता है। आर स्क्वायर बोलें तो रीजन और रिजल्ट, किसी भी घटना के पीछे रीजन भी होता है और उसका रिजल्ट भी होता है। तो व्हाट मेड एन इवेंट हैपन, क्यों एक घटना घटित हुई, यानी रीजन क्या रहा, एंड व्हाट इज द आउटकम ऑफ द इवेंट, यानी इवेंट का आउटकम क्या निकला, उसका रिजल्ट क्या निकला। तो ये जो है ये कहाँ यूज होता है, टू राइट एसेज। जब आप आईएएस पीसीएस के लिए एसेज लिखते हैं तो यही वाला मेथड यूज करते हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऑर्डर में सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज दिखाई जाती हैं, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस दिखाई जाते हैं, किसके बीच में, लोगों के बीच में, डिफरेंट लोगों के बीच में, डिफरेंट आइडियाज, कॉन्सेप्ट, एस्पेक्ट, माइंडसेट के बीच में। समटाइम्स वी हैव टू शो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन सम सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस, आइटम्स एंड थिंग्स। तो इन सब के बीच में जब हमें सिमिलैरिटीज, डिसिमिलैरिटीज और पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस दिखाने होते हैं, इस तरह से लिख लीजिएगा, तो हम क्या है इस मेथड का यूज करते हैं। ये मेथड हमारे लिए बेनिफिशियल इसलिए भी हो जाता है कि इस मेथड के थ्रू, इस मेथड की हेल्प से हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सा चीज सबसे ज्यादा बेस्ट है। जैसे रिक्रूटमेंट में भी आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। प्लेसमेंट के टाइम में अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। इंटरप्टेड मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है 2025 के लिए। इंटरप्शन एक पॉजिटिव वर्ड नहीं है, लेकिन पैराग्राफ राइटिंग में इंटरप्शन का एक बहुत बड़ा रोल है। ये मेथड कहाँ यूज होता है, टू गिव ए टर्न टू द आइडियाज ऑफ थॉट। जहां पर हमें आइडियाज ऑफ थॉट को, लाइन ऑफ थॉट को एक घुमाव देना होता है, एक मोड़ देना होता है, वहां पर ये यूज होता है। जहां पर हमें आइडिया को चेंज कराना होता है, जहां पर हमें एक नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराना होता है, वहां पर हम ये वाला मेथड यूज करते हैं। लीनर मेथड, लीनर मेथड में ऑथर जो है सिस्टमेटिकली मूव करता है, कुछ स्टेप को फॉलो करता है। पहला स्टेप इस तरह से लिख दीजिएगा इसमें, है ना। पहला स्टेप में हमें आइडिया गैदर करने होते हैं। दूसरे स्टेप में हमें लगता है कि कुछ और ऐड कर सकते हैं तो कुछ और ऐड करना होता है। तीसरे स्टेप में हम कलेक्टिंग और रिकलेक्टिंग का काम करते हैं, कुछ और कलेक्शन, कुछ और रिकलेक्शन। और उसके बाद हम चेंज करते हैं, यानी शिफ्ट करते हैं आइडियाज को। अगर हमें लगता है कि ये आइडिया यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, इसको यहाँ रखना है, कुछ और एडिटिंग, डिलीटिंग का काम करते हैं। लगता है कुछ अननेसेसरी आ गया है तो उसे डिलीट कर देते हैं। फाइनली हम फिर प्रूफ रीड करते हैं, और प्रूफ रीड करने के बाद अगर हमें सारी चीजें सही निकलती हैं, सारी चीजें हमें जो है सही लगती हैं, तो हम फाइनल ड्राफ्ट तैयार करते हैं और उसके बाद ब्लूप्रिंट को शेयर करते हैं। ब्लूप्रिंट होता है जब पब्लिशन से पहले, है ना, पब्लिश करने से पहले किसी चीज का जो है रफ कि ये बनने के बाद ऐसा लगेगा, तो वो ब्लूप्रिंट होता है, उसे शेयर करते हैं। एक्सपोजिशन मेथड में जनरली ओरल और रिटन मेथड है डेवलपिंग पैराग्राफ का। इसमें हमें क्या करना होता है, चीज़ों को एक्सप्लेन करना होता है, डिस्क्राइब करना होता है, इन्फॉर्म करना होता है। टॉपिक सेंटेंस यूजुअली यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस होता है और पूरा पैराग्राफ उस टॉपिक सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन होता है। प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन मेथड में जनरली राइटर जो है प्रॉब्लम को एड्रेस करता है ना, और वो फिर उसके बाद उस प्रॉब्लम के बहुत सारे सोल्यूशन देता है, सीरीज ऑफ सोल्यूशन देता है। इसमें अगर जो है अपने सोल्यूशन से रीडर जो है ऑडियंस को कन्विंस कर पाता है तो पैराग्राफ इन्फ्लुएंशियल और विनिंग बन जाता है, और इससे रीडर पर, अपने रीडर पर ये अमिट छाप छोड़ता है। जैसे डिबेट में, जैसे एग्जाम्पल में डिबेट वाला लिख लेना, है ना। और दूसरा है प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन एंड प्रिवेंटिव मेजर्स टू चेक पोल्यूशन। अगला आता है फैक्ट, फिगर एंड स्टेटिस्टिक्स मेथड। इसमें हमें क्या करना है कि आइडियाज का डेवलपमेंट करना है, और आइडियाज का डेवलपमेंट हमें कैसे करना है, विद द सपोर्ट ऑफ गिविंग सम सपोर्टिंग फैक्ट, सपोर्टिंग डेटा, सपोर्टिंग स्टेटिस्टिक्स एटसेट्रा, है ना। इससे पैराग्राफ ना केवल इंप्रेसिव बनता है बल्कि लॉजिकल और रेशनल भी बन जाता है ना। देखिए, अगर आप मान लीजिए कुछ बात को केवल बोल रहे हैं और तो उससे इतना इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। अगर आप कुछ बात बोल रहे हैं और उसके सपोर्टिंग डेटा आप दे रहे हैं, सपोर्टिंग, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि भारत की जनसंख्या जो है इन 10 सालों में इतनी बढ़ी है, तो आप अगर डेटा देंगे कि इतने 1991 में इतनी थी, फिर 2001 में इतनी हुई, 2011 में इतनी हुई, तो आपका पैराग्राफ बिनिंग हो जाएगा, है ना। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है कि ऑल द फैक्ट्स जो आप यूज करने जा रहे हैं वो फैक्ट एक्यूरेट हों और करेक्ट हों। अगर आपने एक्यूरेट और करेक्ट फैक्ट नहीं रखे हैं तो क्या होगा कि आपने कितना भी अच्छा लिखा है, आपका इंप्रेशन धूल में मिल जाएगा और बड़ा ही एक शेमफुल इंप्रेशन पड़ेगा। तो बहुत ही केयरफुली, कॉशियसली अपने डेटा को कई जगह से क्रॉस चेक करके तब आप बोलिए। जैसे कुछ ये एग्जाम्पल है, एवरेज पर्सन ईट्स इतना, ये है ना,
अब आता है ऑफिशियल और बिजनेस लेटर्स। ऑफिशियल और बिजनेस लेटर्स में ये जो फीचर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप इसे इस तरह से लिखिएगा। किस तरह से लिखवाऊं? इस तरह से लिखिएगा इस बार, ठीक है। 5 है या 6 हैं? तो पहला जो है वो प्रिसीजन है। प्रिसीजन का मतलब होता है संक्षिप्तता। इस बार आ सकता है ये क्वेश्चन 2025 में। अब देखिए, बिजनेस वर्ल्ड में अगर आप अपनी एप्लीकेशन को अपने डीन सर के पास लेके जा रहे हैं, अगर आप अपने किसी भी इनविटेशन को अपने चेयरमैन सर को दे रहे हैं, तो उनके पास इतना टाइम तो है नहीं कि बहुत सारा पढ़े, है ना। तो बहुत संक्षिप्त होना बहुत जरूरी है। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में आपको ब्रीफ रहना है, कंसाइज रहना है, क्रिस्प करारा रहना है, टू दी पॉइंट बोलना है, अप टू द मार्क बोलना है, मीटर्ड और मेजर्ड टोन में आपको बोलना है। मीटर्ड एंड मेजर्ड टोन में, यानी नपातुला बोलना है। एक्स एग्रीगेट नहीं करना, टू मैनी वर्ड्स का यूज नहीं करना। मैक्सिमम इन मिनिमम, मैक्सिमम कहना है मिनिमम में, मैक्सिमम इन मिनिमम। मिनिमम वर्ड्स में हमें यहां पर लिख देती हूँ, मिनिमम वर्ड्स में हमें मैक्सिमम कहना है, गागर में सागर भरना है। टू मैनी वर्ड्स का यूज नहीं करना, क्योंकि टू मैनी वर्ड्स डाइवर्ट कर देते हैं रीडर के माइंड को मेन पॉइंट से। अब अगला आता है क्लैरिटी। क्लैरिटी जो है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस का एक बहुत इसेंशियल एलिमेंट है। इतना क्लियर होना चाहिए ये जितना कि क्रिस्टल होता है। इसका मतलब है कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई कंफ्यूजन ना हो पढ़ने में। मीनिंग शुड बी क्लियर एट फर्स्ट रीडिंग, पहली ही रीडिंग में मीनिंग क्रिस्टल क्लियर हो जाए। कोई हिडन एक्सप्रेशन, कोई डबल मीनिंग ना हो। मीनिंग जो है पहली रीडिंग में ही क्लियर और ट्रांसपेरेंट हो जाए। इसे बॉक्स में लिख देना कंप्लीट। बिजनेस डॉक्यूमेंट हर रिस्पेक्ट में कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हो सारे पर्टिकुलर्स का, जैसे आइटम, साइज, कलर, मॉडल, रेट, डेट, वेन्यू, लोकेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब हमने ऊपर एक पॉइंट बताया था प्रिसीजन। तो देखिए, प्रिसीजन तो लाना है, संक्षिप्तता तो लानी है, लेकिन प्रिसीजन शुड नॉट बी अचीव्ड एट द स्टेक ऑफ कंप्लीशन। एट द स्टेक ऑफ का मतलब दांव पर लगाकर। हमें कंप्लीशन को दांव पर लगाकर प्रिसीजन नहीं लाना है, यानी प्रिसाइज करने के चक्कर में हम ऐसा ना कर दें कि कोई इंपॉर्टेंट डिटेल जो है स्किप हो जाए, ठीक है। कर्सी, कर्सी जो है विनम्रता। विनम्रता जो है वो ये जो हमारा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस है इसमें बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे सब्जी में नमक होता है ना, और अगर नमक के बिना सब्जी बनाई जाए तो कितनी भी अच्छी बनाई है लेकिन टेस्टलेस हो जाएगी, ऐसे ही कर्सी के बिना बिजनेस लेटर की कोई गरिमा नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई ब्यूटी नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। बिजनेस लेटर पोलाइट टोन में, सॉफ्ट टोन में, टेंडर टोन में लिखे हुए होने चाहिए, मैनर्ड टोन में लिखे हुए होने चाहिए। इवन अगर आप किसी को शिकायती पत्र भी लिख रहे हैं तो आपकी भाषा बहुत पोलाइट, सॉफ्ट और टेंडर हो और मैनर्ड हो, है ना। कर्सी दिखाने के लिए कुछ पोलाइट टैक्टिक्स का इस्तेमाल करा जा सकता है। यूज ऑफ सॉरी, थैंक यू, प्लीज, है ना। और यू एटीट्यूड, यू एटीट्यूड का मतलब है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, ये 2 मार्क्स में अलग से भी आ सकता है। यू एटीट्यूड, यू एटीट्यूड का मतलब है कि टू मेक द रीडर फील हाउ मच इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल दे आर, हाउ मच रिस्पेक्टफुल दे आर फॉर यू, है ना। आप के लिए कितने रिस्पेक्टफुल हैं वो। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल में मैंने लिखा है आई एम इनवाइटिंग यू टू अटेंड फ्रेशर यूनाइट। तो देखिए, आई एम से ईगो झलक रहा है। अगर आप लिख देंगे यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड टू अटेंड द फ्रेशर्स यूनाइट, तो आपका बड़ा ही एक अच्छा इंप्रेशन जाने वाला है। आगे चलते हैं। आगे तो ये हमारे कुछ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस के फीचर थे। अब देखिए, एप्लीकेशन टू द बैंक मैनेजर आ सकती है, इसको यहाँ पर लिखना है, ये यहाँ पर लिखना है, मेरे से गलती हो गई, माफ कीजिएगा। और इसको भी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से थैंकिंग यू से पहले हमें 1 लाइन का स्पेस देना है, बल्कि 2 लाइन का स्पेस, 2 लाइन स्पेस देना है। और जब भी हम इस तरह के लेटर लिखते हैं तो योर्स ओबीडेंटली ना लिखकर एप्लीकेंट लिखते हैं। बैंक मैनेजर को एप्लीकेशन दोबारा एसएमएस फैसिलिटी के लिए ये सब यहाँ पर लिखना है, इस तरह से आप हो जाएगा। अब आता है रिज्यूमे जो आ सकता है। रिज्यूमे देते समय एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो आप ध्यान रखिएगा। आजकल AKTU UFM की केस लगा रही है। नाम तो आप अपना लिख दीजिएगा, 2 लाइन की एड्रेस लाइन होती है, ये भी आप लिख देना, कोई बात नहीं है, लेकिन बनाकर उल्टा सीधा लिखना। अब यहाँ पर जो जीमेल आईडी देंगे बिल्कुल ऐसे ही आप क्रॉस लगा कर देंगे, फोन नंबर भी बिल्कुल ऐसे ही क्रॉस लगा कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में जो है, सॉरी, राइट हैंड साइड में जो है फोटो का स्पेस होता है। ऑब्जेक्टिव, अब ऑब्जेक्टिव में मैंने तो लिख दिया है आपका। देखिए बिजनेस, सॉरी बिजनेस कह रही हूँ,
आपका जो है जॉब ज्वाइन करने का कोई उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, पर्पस होता है, टारगेट होता है, जो फाइनेंशियल नहीं दिखना चाहिए। वहां पर फाइनेंशियल अर्निंग जो है वो नहीं दिखनी चाहिए, मॉनेटरी अर्निंग नहीं दिखनी चाहिए, कुछ अलग। तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप अपने आप को एक एसेट यानी पूंजी यानी संपदा के रूप में सिद्ध करना चाहते हैं। कैसे सिद्ध करना चाहते हैं? अपने हार्डवर्क, लॉयल्टी, डेडिकेशन से, अपने पोटेंशियल, अपनी स्किल्स से, है ना, अपने एक्सपीरियंस से, अगर है तो। अब आता है एकेडमिक क्वालिफिकेशन। उसके लिए बहुत नीट एंड क्लीन टेबल बनाएंगे। स्टैंडर्ड एंड कोर्स जिस ईयर में करा है, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, सब्जेक्ट ऑफर्ड एंड मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड। अब यहाँ पर आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन से यूज रिसेंटली जो भी आपने क्वालिफाई करी है डिग्री, वहां से आपको स्टार्ट करना है। तो यू हैव टू स्टार्ट विद द रीसेंट डिग्री। बीटेक आपने मान लीजिए यहाँ पर करा, इस यूनिवर्सिटी से करा, मैकेनिकल में करा, है ना, इस परसेंटाइल के साथ करा। इंटरमीडिएट फिर यहाँ करा, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, पीसीएम यहाँ लिखते हैं यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और हाई स्कूल में ऑल सब्जेक्ट्स लिखते हैं। ट्रेनिंग, अब देखिए ट्रेनिंग की अगर बात करें तो 15 दिन की मिनिमम, 15 डेज इन मिनिमम, और 3 मंथ्स की मैक्सिमम ज़्यादातर होती है यूजुअली। तो हैड 1 मंथ ट्रेनिंग लिख दीजिएगा, हैड 1 मंथ ट्रेनिंग with HCL Technologies Noida, had 15 days summer training in Aptech Noida गाजियाबाद। एक्सपीरियंस यहाँ अप्लाइंग एज ए फ्रेशर लिखने में कोई भी हेजिटेशन नहीं करना, क्योंकि किसी ना किसी को कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना ही होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप अपनी कुछ और लिखना चाहते हैं वो लिख लीजिएगा। की स्किल्स में आप देखिए जो भी कोर्स कर रहे हैं उसकी एडिशनल कुछ भी स्किल्स होती हैं उससे रिलेटेड, तो जैसे कॉम्पिटेंसी इन जावा, C++, मैकेनिकल के हैं तो कॉम्पिटेंसी इन ऑटोकैड, है ना। अब यहाँ स्ट्रेंथ में बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट आप लिखिएगा। आई एम हार्ड वर्किंग, लॉयल, पंक्चुअल, है ना। आई एंजॉय वर्किंग ऑन सम न्यू, आई एंजॉय वर्किंग, और यहाँ पर फिर आ जाएगा वर्किंग ऑन, आई एंजॉय वर्क, यहाँ लिखिएगा आई एंजॉय वर्क, आई एंजॉय वर्क, वर्क इज माई पैशन, है ना। आई एम वर्कोहलिक, है ना, एंड वर्किंग ऑन सम न्यू प्रोजेक्ट इज माई पैशन। फिर ये थर्ड आ जाएगा, आई नेवर चीट विद पीपुल। वीकनेस में एक्चुअली वो वीकनेस लिखनी होती हैं जो कहीं ना कहीं कंपनी के हित में जाएं, है ना। तो ये थोड़ा मैनिपुलेटिव ढंग से लिखना होता है, डिप्लोमेटिक ढंग से लिखना होता है। आई एम होम सिक, आई एम एग्रेसिव टू वर्क, आई एम इमोशनल टू सम एक्सटेंट। देन फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन का कॉलम आता है, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारे आपको यहाँ पर लिखने होते हैं। हॉबीज में 2 हॉबी लिख लीजिएगा, डेक्लेरेशन का पॉइंट आता है। अब आपको ये लिखना होता है, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द अबव डिटेल्स आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड नथिंग इज हिडन और केप्ट सीक्रेट। प्लेस यहाँ पर डाल दीजिएगा, डेट डाल दीजिएगा। सिग्नेचर में आप जो है यहाँ पर अपने सिग्नेचर डाल दीजिएगा, और यहाँ पर नीचे अपना ब्रैकेट में नाम डाल दीजिएगा, ठीक है। रेफरेंस भी डाल सकते हैं आप। अब आता है इसके साथ, देखिए रिज्यूमे कभी भी अकेला नहीं आता, रिज्यूमे के साथ हमेशा कवरिंग लेटर आता है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, नहीं तैयार कर पा रहे हैं, तो रिज्यूमे लिख दीजिएगा। लेकिन अगर आप एक अच्छे नंबर लाना चाह रहे हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाह रहे हैं, तो कवरिंग लेटर लिख कर आइएगा। ये इधर ही हो जाएगा, टू द मैनेजर HCL नोएडा, सब्जेक्ट में अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजर सर, ये यहीं पर आ जाएगा। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बैक टू अर्ज दैट आई हैव कम टू नो थ्रू द एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन द टाइम्स इंडिया एक्सेंट that a post for quality manager is lying in your company, I am applying for the same। इस तरह से हो जाएगा। अब आता है अगला, what is agenda। एजेंडा जो है वो एजेंडम का सिंगुलर फॉर्म है। एजेंडा होता क्या है? लिस्ट ऑफ पॉइंट्स होता है दैट आर टू बी डिस्कस्ड इन सम पर्टिकुलर मीटिंग। मान लीजिए कल कोई मीटिंग होनी है, तो उस मीटिंग में जो जो पॉइंट पर डिस्कशन किया जाना है, दैट आर टू बी डिस्कस्ड का मतलब जिन पॉइंट पर डिस्कशन किया जाना है उन पॉइंट की एक लिस्ट तैयार करके, पहले से ही उन पॉइंट की एक लिस्ट तैयार करके मेंबर्स तक भेज दी जाती है, ताकि वो उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अपने को मेंटली, फिजिकली और मॉरली तैयार करके आए। तो बहरहाल आपको क्या याद रखना है? लिस्ट ऑफ पॉइंट्स दैट आर टू बी डिस्कस्ड, दैट आर टू बी डिस्कस्ड पर फोकस करना है, जिनको डिस्कस किया जाना है, टू बी डिस्कस्ड इन पर्टिकुलर मीटिंग। एजेंडा जो है फॉर द पर्पस ऑफ सेंडिंग इट टू द मेंबर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग। कमेंसमेंट का मतलब है शुरू होने से पहले। एजेंडा किस पर्पस से भेजा जाता है? एजेंडा को भेजने का पर्पस है कि मेंबर्स को मीटिंग शुरू होने से पहले, मीटिंग स्टार्ट होने से कम 1 डे प्रायर, 1 डे प्रायर
उनको लिस्ट उनको एजेंडा भेज दिया जाता है ताकि वो अपने आप को तैयार कर लें। When is agenda sent? Agenda is sent at least 1 day prior of the scheduled date of meeting. मीटिंग की जो भी scheduled date है उससे कम एक दिन पहले जो है एजेंडा भेजा जाता है ताकि मेंबर्स जो है रेडी हो सकें पार्टिसिपेट करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, अपने ओपिनियन रखने के लिए, अपने पॉइंट्स रखने के लिए, अपने वैल्यूएबल सजेशन रखने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है एजेंडा के? मेंबर्स को अवेयर करना, जागरूक करना, मेंटली का मतलब ताकि वो सोच कर आए, फिजिकली यानी अपने डॉक्यूमेंट्स को साथ लेकर आए, यानी अपने आप को अच्छे से ड्रेसअप करके आए, और मॉरली का मतलब है नैतिक रूप से। टू गेट देम रेडी टू पार्टिसिपेट, डिस्कस एंड पुट फोर्थ देयर वैल्यूएबल सजेशंस एंड ओपिनियंस, पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म एंड रिकमेंडेशंस। अब देखिए उनको हमें तैयार करना है ताकि वो पार्टिसिपेट कर सकें, डिस्कस कर सकें और अपने वैल्यूएबल सजेशन, वैल्यूएबल ओपिनियंस, क्रिटिसिज्म के अगर पॉइंट हैं, रिकमेंडेशन के कुछ पॉइंट हैं तो वो रख सकें, अपने पॉइंट्स लेकर आएँ। मेक द मेंबर्स रेडी विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स आस्क्ड फॉर, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आस्क्ड फॉर यानी रिक्वायर्ड, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार कर सकें। जैसे हमें अगर मान लीजिए पेरेंट्स टीचर मीटिंग करनी है तो हमें सारी कॉपीज चेक करके हमें टेबुलेशन बनानी होगी। अब आता है हु प्रिपेयर्स एजेंडा। एजेंडा ज़्यादातर डेजिग्नेटेड मेंबर ग्रुप का तैयार करता है जिसको पदेन सभापति बोला जाता है। जनरली डायरेक्टर्स जो ऑफिशियल है, हायर ऑफिशियल है, जो मीटिंग बुला रहा है उसका सेक्रेटरी डिजाइन करता है। क्या क्या होता है एजेंडा में? डेट एंड टाइम ऑफ द मीटिंग, मीटिंग की डेट और टाइम, टॉपिक, लिस्ट ऑफ टॉपिक, पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड इन द मीटिंग, है ना, वेन्यू ऑफ द मीटिंग, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द पर्टिकुलर मीटिंग। एजेंडा प्रिपेयर करने की कुछ गाइडलाइंस हैं, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर्ड होने चाहिए, यानी एजेंडा अपने आप में क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए इन ऑल द रेस्पेक्ट, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट छूटा ना हो। एक अनबायस्ड इम्पार्शियल मैनर में प्रिपेयर करा जाना चाहिए, यानी कि आपको सबके हितों में, मीटिंग में अगर 20 मेंबर आने वाले हैं तो आप सबके हितों को ध्यान में रखते हुए एक अनबायस्ड और इम्पार्शियल वे में अपना एजेंडा तैयार कराओगे। एजेंडा क्रिस्प होना चाहिए, अप टू द मार्क होना चाहिए, सभी की प्रॉब्लम को यहाँ पर संबोधित करना होगा और क्लियर होना चाहिए। तो एजेंडा क्रिस्प है, करारा हो, अप टू द मार्क हो और क्लियर होना चाहिए। अब आता है मीटिंग। मीटिंग अगर वर्ड की बात करें, ये तो देखिए बेकार है, चलिए देख लीजिए। मीटिंग जो है लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका जो था मिन्यूटा स्क्रिप्चुरा, जिसका मतलब होता है स्मॉल नोट्स। कुछ सोर्सेस के अकॉर्डिंग जो पहला मीटिंग हुआ था वो 18th सेंचुरी में हुआ था। व्हाट इज मिनट्स ऑफ मीटिंग? यहाँ से इंपॉर्टेंट है, मीटिंग मिनट्स जो हैं वो नोट्स होते हैं या लिस्ट ऑफ पॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं? लिस्ट ऑफ पॉइंट्स होते हैं दैट आर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग आफ्टर द मीटिंग, आफ्टर वंस द मीटिंग इज ओवर। एक बार जब मीटिंग ओवर हो जाती है उसके तुरंत बाद, है ना, आफ्टर द मीटिंग जो लिस्ट ऑफ पॉइंट्स जिनके ऊपर डिस्कशन हुआ था, दैट हैव बीन डिस्कस्ड इन ए पार्टिकुलर मीटिंग, वो होता है। तो मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या है? देखिए यहाँ पर फिर से लिख लीजिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। लिस्ट ऑफ पॉइंट्स हैं, लिस्ट ऑफ पॉइंट्स दैट हैव बीन डिस्कस्ड इन मीटिंग। वो लिस्ट ऑफ पॉइंट्स हैं जो डिस्कस हो चुके हैं मीटिंग में, ठीक है। They highlight the key issues that have been discussed, proposed and voted on in a meeting. इसमें हम वो इश्यूज को हाईलाइट किया जाता है जिन इश्यूज पर डिस्कशन हुआ, जिन इश्यूज का प्रपोज हुआ, यानी जो इश्यूज ऑफर करे गए और जिन पर वोटिंग हुई। इसके अलावा जो एक्टिविटीज की गई एक मीटिंग में वो भी मीटिंग में रिकॉर्ड, मीटिंग मिनट्स ऑफ मीटिंग में रिकॉर्ड होती हैं। एक बात ध्यान रखना, अगर MOM आएगा ना तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, मिनट्स ऑफ मीटिंग है ये। कौन रिकॉर्ड करता है मिनट्स ऑफ मीटिंग? वही पर्सन करता है, डेजिग्नेटेड मेंबर, जैसे कि सेक्रेटरी जो एजेंडा करता था। मिनट्स ऑफ मीटिंग में क्या होता है? डेट एंड टाइम ऑफ द मीटिंग। इसमें एक चीज ये भी होती है, जिन्होंने अटेंड किया उन लोगों के नाम, जो एब्सेंट रह गए उन लोगों के नाम की भी लिस्ट तैयार होती है। एक्सेप्टेंस ऑफ, जिन पॉइंट पर लोगों की सहमति बनी, जिन पॉइंट पर लोगों ने अमेंडमेंट के सुझाव दिए, यानी परिवर्तन यानी चेंजेस के सुधार दिए। प्रीवियस मीटिंग में जिन पॉइंट पर लोगों की एक्सेप्टेंस बनी थी और जिनमें सुधार हुए थे वो भी पॉइंट आते हैं। डिसीजन मेड रिगार्डिंग ईच आइटम ऑफ एजेंडा, एजेंडा के हर आइटम पर क्या डिसीजन आए, क्या एक्टिविटीज हुई, है ना, क्या स्टेप लिए गए, ये सब लिखा जाता है।
नेक्स्ट मीटिंग का डेट टाइम और वेन्यू भी लिखा जाता है ना। डॉक्यूमेंट्स जो लगाए गए हैं मीटिंग रिपोर्ट में ये भी लिखे जाते हैं। गाइडलाइंस क्या है? देखिए सबसे बड़ी गाइडलाइन तो यही है कि जैसे ही जस्ट आफ्टर वंस द मीटिंग इज ओवर, इमीडिएटली आफ्टर वंस द मीटिंग इज ओवर, यू हैव टू रिकॉर्ड द मिनट्स ऑफ मीटिंग। उससे क्या होता है कि अगर आप लेट कर देंगे, प्रोक्रेस्टिनेट कर देंगे, पोस्टपोन कर देंगे, तो आप कई पॉइंट को भूल जाएंगे। तो जैसे ही मीटिंग ओवर हो जाए आपको तुरंत जो है विद इन 1 आवर आपको ये काम पूरा कर लेना चाहिए। आउटलाइन को रिव्यू कर लो, एडजस्टमेंट कर लो अगर कुछ करना है, रिवाइज करो मिनट्स ऑफ मीटिंग, और ये ध्यान दो कि ये ब्रीफ हो, क्रिस्प हो, कंप्लीट हो और क्लियर हो। डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और वही उसी तरह लिखना। एजेंडा जो है वो कहाँ पर तैयार होता है, ये वाला हाईलाइट कर देना। मीटिंग से पहले तैयार होता है और मिनट्स जो है आफ्टर तैयार होते हैं। मीटिंग ओवर हो जाती है आफ्टर वंस द मीटिंग इज ओवर, तो आफ्टर फिनिशिंग द मीटिंग, यहाँ पर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग, मीटिंग शुरू होने से पहले। बस आप ये दोनों वर्ड याद रखना। एजेंडा का ऑब्जेक्टिव क्या है? मेक द मेंबर्स रेडी टू डिस्कस, प्रपोज, वोट ऑन द सेट टॉपिक। जो भी टॉपिक दिया गया है उस पर लोगों को डिस्कस करने के लिए तैयार करना, प्रपोज करने के लिए तैयार करना, ओपिनियन थ्रो करने के लिए तैयार करना, सजेशन थ्रो करने के लिए तैयार करना और वोटिंग करने के लिए तैयार करना। मिनट्स का मीटिंग क्या है? कि एक बात का रिकॉर्ड रखना कि क्या कहा गया है, क्या सुना गया है, क्या किया गया है, क्या सीन देखा गया है। एजेंडा फ्यूचर टेंस में ड्राफ्ट होता है ना, और मिनट्स जो है पास्ट टेंस में। मिनट हो चुके हैं है ना, तो वो पास्ट टेंस में होते हैं। एजेंडा होने वाला है इसलिए वो फ्यूचर टेंस में होता है। नोटिस क्या है? ये वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोटिस की हमारी एक अलग से वीडियो है जिसमें 20 नोटिस दिखाए गए हैं, तो वो भी देख लीजिएगा एक बार सरसरी निगाह में, थोरोली एट अ ग्लांस। नोटिस एक फॉर्मल रिटन प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है जो किसी भी इवेंट को, किसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए, अनाउंस करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए डिजाइन किया जाता है। एक बहुत ही प्रिसाइज लैंग्वेज में कोई भी एक्स्ट्रा डिटेल को अवॉइड करते हुए बहुत ही प्रिसाइज लैंग्वेज में ड्राफ्ट किया जाता है। नोटिस राइटिंग का पर्पस क्या है? डिससेमिनेट इंफॉर्मेशन को डिससेमिनेट करना, यानी कि इंफॉर्मेशन को बिखेरना, यानी कि इंफॉर्मेशन को, नहीं आए इतना भारी वर्ड, तो ट्रांसफर करना, शेयर करना है ना, शेयर करना, ट्रांसफर करना। किसी भी ओकेजन, किसी भी इशू, किसी भी इवेंट, किसी भी फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन को शेयर, ट्रांसफर, डिससेमिनेट करना। किसी अर्जेंट इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, टू कॉल फॉर ए मीटिंग, एक मीटिंग बुलाना है ना। गाइडलाइंस क्या है? एक तो जो नोटिस है वो बॉक्स में एनक्लोज होना चाहिए, यानी कि अगर हमारा ये नोटिस है तो बॉक्स में आना चाहिए है ना। और जो नोटिस वर्ड है यहाँ, जो डेट एंड नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए टॉप पर, यहाँ पर है ना, टॉप पर। सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मेंशन होनी चाहिए, जैसे कौन दे रहा है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन किसके लिए बनी है, मेंट फॉर, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन मेंट फॉर, यानी ये इंफॉर्मेशन किससे संबंधित है और इंफॉर्मेशन क्या है। तो 3 पॉइंट हो गए कि कौन दे रहा है, हु इज सेंडिंग द इंफॉर्मेशन, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन, यानी फॉर हुम दिस इंफॉर्मेशन इज being conveyed, and what is the information. पर्पस राइटिंग, नोटिस राइटिंग का पर्पस क्लियर होना चाहिए, हाईली फॉर्मल टोन में होना चाहिए, हाईली फॉर्मल स्टाइल, हाईली फॉर्मल फॉर्मेट होता है इसका, उस फॉर्मेट में होना चाहिए, थर्ड पर्सन में ये होना चाहिए। एक अच्छा से लिखा हुआ नोटिस जो है वो 5 क्वेश्चन का आंसर रीडर को ऑटोमेटिकली दे देता है। वेयर विल द इवेंट टेक प्लेस, कहाँ पर इवेंट होगी, कब होगी, कहाँ पर यानी वेन्यू, लोकेशन, जैसे ऑडिटोरियम में होगी, सभा अटल सभागार में होगी, कहाँ पर होगी। व्हेन इट विल टेक प्लेस, यानी कि डेट, टाइम है ना। हु कैन अप्लाई, पार्टिसिपेट, यानी कैंडिडेट कौन हो सकता है ना। हुम टू कॉन्टेक्ट फॉर, यानी कि कॉन्टेक्ट पर्सन, किससे हमें कॉन्टेक्ट करना है ना। वाई टू पार्टिसिपेट, यानी पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे ब्लड डोनेशन कर रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि सेना में पहुंचाना है, क्या करना है। नोटिस एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट और स्टाइल में होना चाहिए, अप्रोप्रिएट हेडिंग होना चाहिए जो अटेंशन ग्रैबिंग हो, शॉर्ट हो, क्रिस्प हो, अनएम्बिग्यूअस हो, यानी उसमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो, क्लैरिटी होनी चाहिए राइटिंग में, और ये सारे कंफ्यूजन का आंसर देने वाली होनी चाहिए। नीट एंड क्लीन मैनर में ड्राफ्टिंग होनी चाहिए। सैंपल देख लीजिए इस तरह से।
नोट यहाँ पर आपने लिख लिया नोटिस, और ये जो आर्यन इंटरनेशनल स्कूल है ये अंदर ही आएगा बॉक्स के। फिर यहाँ पर डेट डाल दी, फिर यहाँ पर ये लिख दिया। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्लांटेशन के लिए पार्टिसिपेशन कराने के लिए। और देखिए नोटिस भी कई तरह के होते हैं। एक तो होता है, अगर हम नोटिस की बात करें, टाइप्स ऑफ नोटिस की, तो ये भी कई तरह के होते हैं। जैसे ओबिट्यूरी नोटिस। ओबिट्यूरी नोटिस का मतलब है उठावनी का नोटिस। ओबिट्यूरी। लॉस्ट एंड फाउंड का नोटिस आपने अक्सर ही देखा होगा। एक होता है कल्चरल पार्टिसिपेशन का नोटिस, स्पोर्ट पार्टिसिपेशन का नोटिस, टू इनवाइट पार्टिसिपेशंस इन डिफरेंट इवेंट्स। कोर्ट नोटिस होता है, लीगल नोटिस, कोर्ट नोटिस या लीगल नोटिस होता है। टू कॉल फॉर मीटिंग नोटिस। तो इस तरह से बहुत सारे नोटिस होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा वीडियो, और यूनिट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार जाने से पहले फिर से बता दूं, टाइप्स ऑफ रीडिंग और पैराग्राफ डेवलपमेंट के मेथड बहुत अच्छे से तैयार करके जाना, है ना। ऑल द बेस्ट, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन वॉचिंग गेटवे क्लासेस। थैंक यू सो मच। अपने मैसेज जरूर दीजिएगा मैसेज बॉक्स में, बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहेगा आपके मैसेजेस का। हैव ए वेरी नाइस एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस। बाय बाय।